ध्वज को सलामी देते हैं। कुलाधिपति हमारे सभी संविधिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, गैर शिक्षक कर्मचारी, विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी, हमारे विद्यार्थीगण, रिसर्च स्कॉलर्स, ज्वाइंट डायरेक्टर, आईपीआर और सबसे बड़ी बात सेवानिवृत्त सैनिक, जो आज विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस आपदा के वक्त जब हमारे सभी एनसीसी कैडेट्स, हमारे विद्यार्थी घर में बैठे हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया। पहले सेना के साथ हमारी सुरक्षा की, आज विश्वविद्यालय की सुरक्षा में तैनात हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूं। आप सभी को और इस मंच से हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार, केंद्रीय सरकार, पूरा हिमाचल प्रदेश और राष्ट्र के आवाम को 73वें गणतंत्र दिवस की हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कल ही जहां हमारा प्रदेश पूर्ण राजत्व स्वर्ण जयंती के समापन समारोह में शामिल हुआ, राष्ट्र आजादी के अमृत महोत्सव की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरा राष्ट्र जगमगा उठा है। कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि विभिन्न जयंतियां, समारोह पूरा राष्ट्र मना रहा है। आज के इस पर्व का, जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस मना रहा है, इसका महत्व का अवलोकन करने का एक समय है। हम इसके महत्व को जानें। हर वर्ष 26 जनवरी हम मनाते हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है? हर वर्ष की तरह हम 26 जनवरी में शामिल होते हैं, लेकिन क्या हम अपना अवलोकन करते हैं कि पिछली 26 जनवरी को हमने क्या किया, क्या कहा, क्या अमल किया और किस विचारधारा से आगे बढ़ने की हमारी अब इच्छा है? इसका अवलोकन करने का ये समय है। मेरे हिसाब से हर वर्ष ये याद दिलाता है उन राष्ट्र के प्रहरियों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियां इस देश को यहां तक पहुंचाने में दी, उन शिक्षाविदों को, उन पॉलिटिशियंस को जिन्होंने राष्ट्र को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। आज हमें उन्हें याद करने की और अपना अवलोकन करने की एक जरूरत है। इसीलिए 26 जनवरी हर वर्ष हम मनाते हैं। राष्ट्र के इन योद्धाओं को और इन शक्तियों को नमन करने के लिए और एक याद तरोताजा करने के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताने के लिए कि राष्ट्र यहां तक राष्ट्र कैसे बना। इसी कड़ी में विश्वविद्यालयों का क्या योगदान है? विश्वविद्यालय क्या कर सकते हैं? मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उस राष्ट्र के स्कूलों में,
महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालय में छुपी रहती है। शिक्षाविद ही राष्ट्र बनाते हैं। इसी तरह से हमारा ये विश्वविद्यालय, जो कि एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में, कम्युनिटी साइंस के क्षेत्र में, फंडामेंटल साइंस के क्षेत्र में हम प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए और पूरी मानवता के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है और उसका अवलोकन करना हमारा फर्ज है। 26 जनवरी को एक जोश व्यक्ति के अंदर होता है जब पूरा राष्ट्र हमारे इन शक्तियों के आगे नतमस्तक हो रहा होता है। क्यों ना हम भी अपना अवलोकन करें। कई ऐसी दुविधाएं बीच में रहती हैं जो प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं चलता। कोरोना जैसे संकट बीच में आते रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन हमारी गति को कोई रोक नहीं सकता। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ईश्वर उसकी सहायता करते हैं जो खुद बुलंदियों से उठते हैं। हमें हिम्मत करनी होगी, हम हिम्मत कर रहे हैं। मैं आप सबके सहयोग के लिए आज आप सबको, अपने विद्यार्थियों को, अपने साइंसदानों, गैर शिक्षक कर्मचारियों को, अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और अपने आसपास की आवाम को और हिमाचल प्रदेश के सभी किसानों को आज यहाँ से बधाई भी देता हूँ और सैल्यूट भी करता हूँ कि इनके सबके सहयोग से ये विश्वविद्यालय सही मायने में विश्वविद्यालय बन सका। किसान और विद्यार्थी से हमारा एक अटूट नाता है। ये विश्वविद्यालय, इसके स्टेक होल्डर किसान और विद्यार्थी हैं, बाद में उद्योगपति हैं। हमारे कोरोना के इस संकट में, कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 26 जनवरी और 15 अगस्त का कभी भी ऐसा अवसर प्रदान अभी तक नहीं हुआ पिछले 2 वर्षों में, जब हम सब लोग एक मंच पर एकत्रित हो सकें। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता। हम नियमानुसार अपने कार्य और गति में आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हमारे ऊपर एक संकट आया, तीसरी लहर में विश्वविद्यालय भी अछूता न रहा, लेकिन उसमें सभी साइंसदानों ने, गैर शिक्षक कर्मचारियों ने मिलकर सहयोग से और हमारे प्रशासन ने बहुत बखूबी अच्छे ढंग से अपनी मेहनत से दिन रात प्रयत्न करके इस महामारी से, इस संकट से निजात पाई। हमारे बच्चे घर में बैठे हैं, कुछ बच्चे यहाँ हॉस्टल्स में हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मैंने कहा कि शिक्षा का कार्य, अनुसंधान का कार्य ये कभी समाप्त होने वाला नहीं, ये कभी रुकने वाला नहीं। हम कोई ना कोई रास्ता उसके लिए निकाल ही रहे हैं और अपनी उस एक्सेलरेशन से जो हमने प्रण लिया है उससे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने वैज्ञानिकों की जितनी हमारी संख्या है, लगभग 25 से 26% उसमें इजाफा किया है। गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए 17% तक का इजाफा हुआ है और होने वाला है। विद्यार्थियों की सुविधा हमारी प्राथमिकता रहती है और इनकी सुविधाओं के लिए विश्वविद्यालय ने अभूतपूर्व कदम उठाए। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सी कमियां भी हैं, बहुत सी हमारी कमजोरियां भी हैं। जैसे मैंने कहा कि अवलोकन करने का समय है, ये अवलोकन करने का दिवस है कि किस तरह से हम
पीछे अपनी कमियों को देखते हुए आगे क्या ऐसा करें कि अगली 26 जनवरी को हमें वो कमियां ना देखने को मिले और हमारा मुख उज्जवल हो, हमारी प्रगति हो। इसी दिशा में अभी हाल ही में नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के माध्यम से डिजी लॉकर से बच्चों को डिग्रियां देना एक नया आयाम विश्वविद्यालय ने जोड़ा, जिसके लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर इजाजत दी जा चुकी है। आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें आ रही हैं कि डिजी लॉकर की डिग्रियां मान्य होंगी और सभी को इस राह पर चलना होगा। मैं समझता हूं कि पूरे राष्ट्र में amongst all agricultural universities we are the leaders to initiate this डिजी लॉकर डिग्री अवार्डिंग सिस्टम। इसके अलावा बच्चों को एमएस टीम पर लाना, अपने कर्मचारियों को एमएस टीम पर लाना, एक पोर्टल पर उनको सबको एक आईडी दे करके एक पोर्टल पर लाने के लिए अपनी गति को तेज करने की प्रक्रिया हमने शुरू की, जिसमें हमें कामयाबी मिली। बच्चों को, कर्मचारियों को और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, हमारे अतिथियों को आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड देने की प्रक्रिया हमने बहुत जोर से शुरू कर दी है और काफी आईडी कार्ड जो है वो बांटे जा चुके हैं। विश्वविद्यालय के अंदर सुरक्षा को देखते हुए जहां हमारे सैनिक हमारा साथ दे रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा में पहले साथ दिया, अब हमारे विश्वविद्यालय के प्रहरी हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। इनका साथ देना हमारा परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और वहां पर सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए व्हीकल पास, चाहे वो गाड़ी कर्मचारी की हो, विद्यार्थी की हो या किसी अतिथि की हो, उसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आई थी, उसका सुधार हमने कर लिया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के अंदर कई लैंडमार्क स्थापित करने के लिए हमने निर्णय लिया था और कुछ लैंडमार्क्स आप देख रहे हैं हमने स्थापित किए। बच्चों का स्टाइपेंड का, फेलोशिप का, इंटर्नशिप के स्टाइपेंड का मैंने वादा किया था, उसको हमने निभाया। पिछले वर्ष जो हमने सोचा था उसे पूरा किया। इसके अलावा हमारे बच्चों को जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए उनको इन्वॉल्वमेंट करना, उनको साथ लेकर चलना, इसके लिए हमने एकेडमिक काउंसिल से इजाजत लेकर के इस प्रक्रिया को शुरू किया और ये बच्चों के लिए एक नया आयाम होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत अब पीएचडी स्टूडेंट्स भी कोर्स पढ़ा सकेंगे। इसलिए उससे पहले ही हमने ये प्रक्रिया शुरू की कि हम अपने पीएचडी छात्र छात्राओं को ये इजाजत देंगे जिनका कॉम्प्रिहेंसिव हो गया होगा, ओरल का इंतजार नहीं करेंगे, उनको क्लासेस दी जा सकती हैं। नई शिक्षा नीति के तहत कई आयाम जोड़े गए, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आगाज किया गया। हमने उसमें हर विभाग के अंदर सीटों को बढ़ाया गया, एमएससी और पीएचडी और बीएससी की, बीबीएससी की और होम साइंस के लिए और बेसिक साइंस के लिए सीटों को 10%, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमें आदेश है, आईसीआर के आदेश को मानते हुए हमने 10% उसमें बढ़ोतरी की है। इसी तरह से 5 वर्ष में हम इसको दुगना करेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। एक दिन में ये नहीं किया जा सकता, इसलिए 5 वर्षों में पूरा करने के लिए 10% हर वर्ष हमें करना होगा। इसके अलावा हमारे बच्चों को एक मुश्किलात आती थी कि कहाँ का एग्जाम भरें, कहाँ के एप्लीकेशन दायर करें, बार बार एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया उनको करनी पड़ती थी। उसके लिए हमने नीट और AIEEA का सहारा लिया और वो फलीभूत हुआ और उस प्रक्रिया में चलते हुए हमने मेरिट लिस्ट बना करके वेबसाइट पर, अपने पोर्टल पर फ्लोट कर दी है। एनसीसी जो कि हमारे
विश्वविद्यालय की एक अद्भुत शक्ति है। इसमें 100 से 200 सीटें करने का निर्णय लिया गया था, जो कि परिपूर्ण हुआ। ध्वज हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और विश्वविद्यालय के ध्वज के साथ शामिल करने के लिए हमारी इच्छा हुई, तो इसमें हमारे ग्रुप कमांडर शिमला और ऑफिसर कमांडिंग 5 HP धर्मशाला, उनके सहयोग से यहां ध्वजारोहण भी किया गया। हमारे एनसीसी के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर अंकुर और केयर टेकर डॉक्टर निशांत, इन दोनों का भी मैं धन्यवादी हूं कि इन्होंने बखूबी अपनी एनसीसी को एक जिम्मेवारी समझ करके कई आयाम उसमें स्थापित किए। इन्होंने पुकार की कि हमें एक ऑफिस चाहिए। आज तक एनसीसी का कोई ऑफिस विश्वविद्यालय में नहीं है, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर इनको एक एनसीसी ऑफिस दिया गया, जिसकी इन्होंने स्थापना कर दी है। इसके अलावा अभी हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8 जनवरी को हमारे परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा जी के माता पिता जी को सम्मान देने के लिए और कैप्टन विक्रम बत्रा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे ग्रुप कमांडर शिमला और ऑफिसर कमांडिंग 5 HP धर्मशाला, हमारे एनसीसी के ऑफिसर डॉक्टर अंकुर और हमारी एनसीसी विश्वविद्यालय की एनसीसी कैडेट्स वहां पहुंचे, उनके घर पहुंचे और घर में जाकर के कार्यक्रम किया, जिसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वो जो वीडियो है आज अपलोड कर दी गई है, राष्ट्रीय स्तर पर उसका आगाज भी आज ही किया गया है। विश्वविद्यालय में आईसीटी सेल बनाया गया, जिसके माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन फास्ट किया गया। इवन इफ कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कोरोना के कारण या किसी संकट के कारण, मजबूरी के कारण हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को कई बार इधर उधर जाना पड़ता है, तब भी घर से, किसी कार्यक्रम से, किसी घर के फंक्शन से, शादी समारोह से भी कार्य हो सकता है। ये हमारे डॉक्टर हृदयपाल और हमारे आईसीटी सेल ने करके दिखाया है। हमारे टेक्निकल सेल बहुत चुस्त दुरुस्त है। अभी हाल ही में एक जिम्मेवारी मैंने उनको दी थी कि हमारा विश्वविद्यालय कभी भी इसे कोई पुरस्कार विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं मिला, क्यों ना हम भी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अप्लाई करें। और इसमें हमारे टेक्निकल सेल और कुछ और हमारे साइंसदानों ने हमारा सहयोग दिया, और अब हमारे कृषि विश्वविद्यालय के सभी विभागों ने और सभी महाविद्यालयों ने इंफॉर्मेशन साझा की, जिसके तहत हम बहुत जल्द ये एप्लीकेशन 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड के लिए हमने अप्लाई करने जा रहे हैं। हमारे एनसीसी कैडेट्स इतने काबिल हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका सम्मान किया जा रहा है। सुरक्षा नियमों के तहत मैं यहां बताना नहीं चाहता, लेकिन कई ऐसे सुरक्षा के राष्ट्रीय स्थानों पर हमारे कई एनसीसी कैडेट्स, यहां के स्टूडेंट्स स्थापित हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। 75% बच्चे वो बी और सी सर्टिफिकेट के लिए हमेशा ए ग्रेड लेकर आते हैं। ऐसे सक्षम हैं हमारे एनसीसी कैडेट्स। मैं इसके लिए अपने बच्चों को और एनसीसी ऑफिसर और केयर टेकर को भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता हूं और उसके लिए बधाई देता हूं। हमारे बच्चों ने पीछे चाहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश की संस्कृति को उजागर करने के लिए
और अपने आने वाली पीढ़ियों को इसे प्रदर्शित करने के लिए हम एक कार्यक्रम करें। मिलकर सभी विद्यार्थियों ने और हमारे प्रशासन ने, हमारे स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर ने इसमें सहयोग दिया, सभी डीन्स डायरेक्टर्स ने इसमें सहयोग दिया, हम उनके धन्यवादी हैं। हिम तिरंगोत्सव उन्होंने भरपूर तरीके से मनाया। उसके लिए हमारे विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसी सोच रखी कि एक मंच पर विद्यार्थियों का प्रोग्राम हो जिसमें हम अपनी संस्कृति का प्रदर्शन कर सकें। हमारे जितने भी हॉस्टल्स हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए आप समझ सकते होंगे कि कई बार आपने सुना कि मैं खुद वहां के उनके किचन की तक पहुंचा हूं, उनके प्रांगण तक पहुंचा हूं, अचानक जाकर ये देखने के लिए कि क्या व्यवस्था इन छात्रावासों में हो रही है या क्या कमियां हैं जिनको हम बहुत जल्द दूर करेंगे। हमने कई हॉस्टल्स की प्रॉब्लम्स को दूर किया है और आगे आने वाले समय में उसको और चुस्त दुरुस्त करेंगे। अभी 4th नेशनल पावर लिफ्टिंग एंड डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में अंडर 48 कैटेगरी 7 से 9 जनवरी करनाल में नेशनल चैंपियनशिप हुई, जिसमें हमारी ही एक छात्रा उन्नति वर्मा, उसे सिल्वर मेडल मिला और उसका चयन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, जो कि दुबई में अप्रैल माह में जा रही है। इसके लिए मैं, ये बीटेक फूटेक की छात्रा है, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस के डीन डॉक्टर वाई.एस. धालीवाल, वहां के सभी साइंसदान, गैर शिक्षक कर्मचारी, डॉक्टर विनोद शर्मा, स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर और इनके कोच निखिल शर्मा, उनको सबको मैं बधाई देता हूं। एक ऐसा कार्यक्रम हम अलग से करेंगे क्योंकि विद्यार्थी अभी हमारे बीच में नहीं है, जिसमें हम इन सब विद्यार्थियों को जिन्होंने ऐसे लॉरेंस विश्वविद्यालय के लिए लाए हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में और दूसरे कई क्षेत्रों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में, उनको एक मंच पर हम सम्मानित करेंगे। हमने वादा किया था कि विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बस का इंतजाम करेंगे, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल चलाएंगे। उसमें बीच में कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलातें आती रहीं, हालांकि इसके लिए हमने धन जुटा लिया है, लेकिन अब वो सभी हर्डल्स रिमूव हो गई हैं और बहुत जल्द ये बस और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल हमारे प्रांगण में होंगे। जहां तक विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, अभी हाल ही के कॉन्वोकेशन के दौरान हमने अपनी वेबसाइट को चुस्त दुरुस्त किया, उसे अपग्रेड किया और इंटरनेशनल लेवल तक उसको पहुंचाया, जिसमें कि एक किसान पोर्टल भी शामिल किया गया ताकि हमारे किसान बंधु हमारे वैज्ञानिकों से, हमारे एक्सटेंशन कर्मचारियों से, एक्सटेंशन साइंसदानों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकें और अपनी मुश्किलात को हल कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ही अभी हाल ही में विश्वविद्यालय में फाइटोट्रॉन स्थापित हुआ है, जिसमें 1 करोड़ के लगभग राशि लगी है और NAHET के तहत इसको बनाया गया है। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन फैसिलिटी विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है। ये नए आयाम जुड़ने से बच्चों के अंदर एक ताकत पैदा होगी कि हाइड्रोपोनिक को समझने की, हाइड्रोपोनिक के माध्यम से अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाने की और इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की। इसके अलावा फाइटोट्रॉन, इसकी जो महत्ता है उसको समझते हुए चाहे कोई भी सीजन हो, उसमें हमारे बच्चे और वैज्ञानिक फसल उगा सकते हैं और जहां ब्रीडर्स जो क्रॉसिंग करते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, वो एक से दूसरी वैरायटी में गुण स्थापित करते हैं, उसे करने के लिए ये फाइटोट्रॉन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन्हें अलग अलग सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कम समय में और एक ही स्थान पर
ये कार्यक्रम कर सकेंगे। इसके अलावा वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय स्तर पर माननीय कृषि मंत्री जी ने किया। सोलर पैनल, हमारी बिजली का बहुत खर्चा आता है, उसे घटाने के लिए ये सौर ऊर्जा को किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों की जितनी भी बिल्डिंग हैं, इमारतें हैं, जहाँ ये संभव है वहाँ सोलर पैनल जो है लगाए गए हैं और इससे हमारा खर्चा। अलावा हमने एक न्यूट्रिशन गार्डन और एक फॉरेस्ट गार्डन स्थापित किया। न्यूट्रिशन गार्डन की उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने किया और फॉरेस्ट गार्डन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्तर पर ICAR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी के माध्यम से हुआ। कैंपस को क्लीन ग्रीन कैंपस बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे आए दिन हम विश्वविद्यालय को नीट एंड क्लीन करने के लिए कई व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमारे सुरक्षा कर्मचारियों का, सैनिकों का विश्वविद्यालय में आने का कारण भी वही है, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे। ये सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा की है, ये विश्वविद्यालय की रक्षा भी कर सकते हैं। उस सुरक्षा में हमने अपने सैनिकों को शामिल किया और हमारे जो दूसरे कर्मचारी हैं वो हमारे दूसरे सफाई वीड एरेडिकेशन वर्कफोर्स बना करके उस कार्यक्रम में लगे हैं, जिससे विश्वविद्यालय सुंदर दिखे और इसकी फेस वैल्यू बढ़े। इसके अलावा साइलेज के एक प्रक्रिया जिसमें 66 एकड़ जमीन को हमने लाइव स्टॉक फॉडर प्रोडक्शन फार्म के रूप में तब्दील किया और उसमें हमारे पशुधन के लिए और हमारे किसानों के लिए एक नया आयाम ये स्थापित किया, जहां पर हमारे किसान आकर के देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉडर हम यहाँ लगा सकते हैं और किस तरह से साइलेज बनाने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय कर रहा है। रोड्स, चौक्स, जिसका एक उदाहरण आप देख रहे होंगे कि विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द कोई भी रोड ऐसा नहीं इस वक्त जिसमें सफाई ना हो और जिसका जो व्यवस्थित ना हो। अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर जहां चौक बनता है उसे एक नए चौक का नाम देना और उसमें सही व्यवस्था करना, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका उदाहरण हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सामने का पीकान स्क्वायर है, जहां पीकन नट का एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा बीच में है जिसको हम हटाना नहीं चाहते थे और उसका नाम भी पीकन स्क्वायर है। उसमें आप सभी रूल्स ऑफ रोड्स फॉलो करेंगे, इसकी मुझे आशा है। हमने अपने हेल्थ सेंटर को एक ताकत दी और कोरोना के वक्त डॉक्टर अंजना तुली और इनके स्टाफ, इनको मैं बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने पूरे विश्वविद्यालय की स्क्रीनिंग की, विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की और अभी तीसरी लहर के वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें एकदम बहुत ज्यादा छात्र हमारे कोविड पॉजिटिव आए। उनकी व्यवस्था करने में इनका सहयोग सराहनीय है। इसके अलावा हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और CMO धर्मशाला, BMO गोपालपुर, इनका महत्वपूर्ण योगदान विश्वविद्यालय के लिए रहा। अभी जो हमें पिछले बजट में एक अलग से अनुसंधान राशि प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमें प्राप्त हुई, उसके लिए हमने एक प्लान किया है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का एक जेनेटिक रिसोर्स नेटवर्क होना चाहिए। हमारे पास कितनी जैविक विविधता है, चाहे वो क्रॉप्स में है, प्लांट्स में है, पशुधन में है, माइक्रोब्स में है, कहीं भी है, किसी भी क्षेत्र में है। क्यों ना इस सारी जैविक संपदा को हम एक स्थल पर रखें और कुछ ऐसे प्लांट्स, क्रॉप्स, स्पीसीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए हम एक टिश्यू कल्चर फैसिलिटी पैदा करें
उसके लिए हम इस राशि का प्रयोग बहुत जल्द करने जा रहे हैं और एक जेनेटिक रिसोर्स नेटवर्क अपने सभी केंद्रों को शामिल करके विश्वविद्यालय में स्थापित करेंगे। हमारे फेस वैल्यू बढ़े, हमारे विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों का पता जन जन को लगे, इस विश्वविद्यालय का संदेश आवाम को पहुंचे, उसके लिए हमने एलईडी हर कृषि विज्ञान केंद्र, हर अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द लगाने का फैसला लिया है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय की अलग अलग क्षेत्रों में गतिविधियां उसमें लगातार चलती रहेंगी और आने जाने वाले राही, हमारे किसान बंधु, हमारे बच्चे सभी उसे देख करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को जानेंगे। जहां तक अनुसंधान का सवाल है, अभी पिछले वर्ष हमने 16 वैरायटियां, 16 नई फसलों की किस्में वो प्रदेश स्तर पर इजाद की, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा जेनेटिक रिसोर्स पहुंचा। इससे आप विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द क्षेत्रों और हिमालय की गोद में जो जैविक संपदा छुपी है उसकी शक्ति को पहचान सकते हैं कि हमारा जर्मप्लाज्म दूसरे प्रदेशों में भी काम कर रहा है। हमारी 5 वैरायटीज अभी गैजेट ऑफ इंडिया में शामिल हुई, जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ हमारा एमओयू है। उस एमओयू के तहत एक मस्टर्ड में एक वैरायटी रिलीज की गई, जिसमें डॉक्टर संजय जांबोलकर, जो वहां पर एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, यहाँ कई बार आ चुके हैं, उनके साथ एक हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें 50 लाख रुपए विश्वविद्यालय को दिया गया है और उसके तहत विभिन्न फसलों में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर के हम कार्य कर रहे हैं और मिलकर नई किस्मों को इजाद कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी न्यू दिल्ली, क्योंकि भारतवर्ष में नई किस्मों का, वैरायटीज का पेटेंट नहीं लिया जा सकता, इसलिए पेटेंट के ही एक अंग है प्रोटेक्शन। इन वैरायटीज का हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए पीपीबी एंड एफआरए एक अथॉरिटी है राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको प्रोटेक्ट करती है और विश्वविद्यालय ने कई वैरायटीज पीपीबी एंड एफआरए के माध्यम से प्रोटेक्ट करवाई हैं। हमारे साइंसदान, जैसे मैंने कहा था कि एक वैज्ञानिक एक परियोजना, पहले कहा था कि 10 लाख रुपए से कम ना हो, लेकिन 1 जनवरी से हमने कहा था कि 20 लाख रुपए से कम ना हो कोई परियोजना। इसके तहत मैं सभी वैज्ञानिकों को, डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च को, डायरेक्टर साहब और उनकी टीम को, सबको मैं बधाई देता हूं कि सभी, लगभग सभी वैज्ञानिकों ने एक एक परियोजना इसमें दी है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई जब ये मालूम पड़ा कि 32 वैज्ञानिक जो अभी अभी जिनकी नियुक्ति हुई है, उन्होंने भी अपनी अपनी परियोजनाएं जमा करा दी हैं। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिक रिसर्च पेपर्स, अनुसंधान शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाई इंपैक्ट फैक्टर में पब्लिश करें, इसकी प्रक्रिया हमने शुरू की थी और रिव्यू मीटिंग्स के तहत ये शक्ति उनके अंदर उजागर हुई थी। उसके तहत मैं देख रहा हूं कि बहुत बदलाव आ रहा है और इंतजार है कि बहुत जल्द हम हाईएस्ट इंपैक्ट फैक्टर में अपने पेपर पब्लिश किया करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, सभी वैज्ञानिकों से मेरा आह्वान भी है और कुछ वैज्ञानिक लेकर आए भी हैं। कोरोना के कारण एक संकट हमें पैदा हुआ जिसमें विदेशों में आवाजाही बंद हुई, लेकिन बहुत जल्द ये सीमाएं टूटेंगी और हम ये आवाजाही शुरू करेंगे
और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत कई प्रोजेक्ट्स जो है इस विश्वविद्यालय को मिले, इसके लिए मैं सभी वैज्ञानिकों का आह्वान करता हूं। अभी हाल ही में मैं और हमारा पूरा प्रशासन और हमारे वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स हम कबायली क्षेत्रों में गए, जनजातीय क्षेत्रों में गए। हमारे जनजातीय क्षेत्रों में कई रिसर्च सेंटर्स हैं, जैसे सांगला में है, किन्नौर में, लियो में है, ये भी किन्नौर में पूर्व डिवीजन में है, और लरी जो कि स्पीति, लाहौल स्पीति की डिस्ट्रिक्ट लेकिन स्पीति में है, और इसके अलावा कुकुमसेरी हमारा उदयपुर के साथ लाहौल में है। इन सभी केंद्रों पर हमने जाकर वहां देखा कि हमारा विश्वविद्यालय वो सिर्फ यहां पालमपुर तक नहीं, सीमाओं तक फैला है, भारतवर्ष की सीमाओं तक फैला है। इन सीमाओं पर स्थित हमारे केंद्र बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनकी भरपूर क्षमता है, उनके अंदर एक ऐसी अद्भुत ताकत है जो पूरे विश्व को प्रदर्शित होनी चाहिए इस विश्वविद्यालय के माध्यम से। उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमने वहीं पर एक निर्णय लिया कि हमारा जो सांगला का रिसर्च सेंटर है, किसी जमाने में काला जीरा के नाम से जाना जाता था, जो कि हमारी एक धरोहर है, जो कि ऐसी जैविक संपदा है जिसके कारण इस किन्नौर घाटी को जाना जाता है, तो क्यों ना सांगला को काला जीरा रिसर्च सेंटर के नाम से ही हम आगे बढ़ाएं। और उसी प्रक्रिया में इसी वर्ष मैंने जैसे कहा वैसे ही वैज्ञानिकों ने किया। मैं इसके लिए उनका धन्यवादी हूं कि 5500 बल्ब काला जीरा के इसी वर्ष वहां पर लगाए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी शक्ति को पहचानना, अपने केंद्रों की ताकत को पहचानना और उनमें ताकत भरने के लिए प्रक्रिया में शामिल होना। अभी हाल ही की नियुक्तियों में इन सभी केंद्रों की शक्ति को मैंने बढ़ाया है, वहां पर वैज्ञानिकों को भेजा है और वैज्ञानिकों ने अपने इन केंद्रों पर ज्वाइन किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। वैज्ञानिकों का कई वर्षों से वहां नहीं होने के कारण हमारी सफलता की कड़ी टूटी थी, लेकिन उस कड़ी को दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया हमने शुरू की। आप सबका सहयोग मेरे साथ है। उस सहयोग के साथ ये केंद्र फिर से वही चमक पैदा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि रिसर्च सब स्टेशन लियो वहां पर पिस्ता भी हो सकता है? क्या कभी किसी ने सोचा? मैं वहां जाकर हैरान हुआ कि वहां 6 पौधे, उस पौधे का जो वजूद है वो पलम के पौधे के बराबर होता है। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वजूद उसका है। वहां फ्रूट तैयार नहीं हो रहा। फ्रूट क्यों तैयार नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां साइंसदान नहीं। उसको समझाने के लिए कि इसमें क्या व्यवस्था की खराबी है, मैंने जाते ही उससे पूछा कि पिस्ता का पहले पता करो कि इसका पॉलिनेशन कैसे होगा। तो वो पता लगा कि ये डायसियस प्लांट है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। पता लगा कि वहां पर 5 पौधे जो हैं वो फीमेल हैं और एक ही पौधा जो है वो मेल है। हमने कहा यहीं पर व्यवस्था खराब है, हमें या तो वहां ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, मेल ग्राफ्टेड फीमेल प्लांट पैदा करने पड़ेंगे, या और मेल प्लांट जो है वहां इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिससे प्रॉपर पॉलिनेशन हो और पिस्ता की फसल सामने आए। तो लियो केंद्र कल को एक पिस्ता के लिए मशहूर केंद्र बन सकता है, जो कि अफगानिस्तान की वादी में होता है। हमारे यहाँ का पहाड़ों का लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर और किन्नौर, यहाँ का वातावरण उन देशों के वातावरण से मिलता जुलता है। इस वातावरण का दोहन करने के लिए हमें अपनी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो क्षमता है उसको बढ़ाना होगा और उसे वहां पर जोड़ करके इन राहों को खोजना होगा। हर केंद्र की एक क्षमता हो, हर केंद्र की एक पहचान हो, ऐसी मेरी इच्छा है।
और इसी दिशा में उन्हें भी, लियो को भी हमने जिम्मेवारी दी है। और लरी जो हमारा स्टेशन 18.5 हेक्टेयर में फैला है स्पीति घाटी में, ये क्या नहीं कर सकता। ये पंजाब की तरह वहाँ पर वो घाटी है और उसे देखकर कोई ये फीलिंग नहीं आती कि हम ट्रांस हिमालयन एरियाज में हैं। ऐसा लगता है कि हम पंजाब में हैं। वहाँ पानी की व्यवस्था, वहाँ पर पॉली हाउसेस की व्यवस्था, वहाँ पर खाद की व्यवस्था, ये सभी करने के लिए हमने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और इस लरी के केंद्र को भी एक नई शक्ति और ऊर्जा देंगे। इसके लिए साइंसदान वहाँ पर स्थापित हो गए हैं। अब वो नई राहें उन लोगों को दिखाएंगे। प्रसार की दिशा में पूर्ण राजत्व स्वर्ण जयंती के तहत मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से एक वादा किया था कि प्रदेश के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। मैं 51 ऐसे किसान ढूंढूंगा पूरे प्रदेश में जिन्होंने जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई ख्याति प्राप्त की हो, कोई नवान्वेष किया हो और अपने किसानों को, अपने भाई बहनों को, अपने क्षेत्र को एक नई दिशा दिखाई, उन लोगों को ढूंढूंगा। हमने ढूंढे। पहले वर्ष में 32 किसानों को ढूंढा और दूसरे वर्ष अभी हाल ही में 19 किसानों को ढूंढा। इस तरह से 51 किसान हुए। हमने अपने म्यूजियम के अंदर पूर्ण राजत्व स्वर्ण जयंती कृष्ण दीर्घा स्थापित की है, जिसका पहला पार्ट 1 का उद्घाटन एक महिला कृषक ने ही किया, जिसे हमने कृषि दूत बनाया था, और दूसरा उद्घाटन अभी हाल ही में माननीय कृषि मंत्री हिमाचल प्रदेश ने किया। लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। जैसे ही 51 का नंबर हुआ, हमें कई कृषकों से टेलीफोन पहुंचे। उन्होंने हमें पर्सनली मिलने की कोशिश की कि साहब मैं पीछे छूट गया। यही होड़ लगाने के लिए हमने ये शुरुआत की थी और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम इसको आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अब जहां हम 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, हम यहाँ भी 75 ऐसे कृषि दूतों को ढूंढेंगे जो हमारी विश्वविद्यालय की शक्ति बनेंगे। एक एक कृषि दूत अपने अपने क्षेत्र में अपने साथ 10-10 ऐसे किसान जोड़ेगा जो उस पूरे क्षेत्र की शक्ति बनेगा। आपका एक बटन दबाने से वो खबर जो है पूरे गांव-गांव तक जाएगी और अंतिम गांव तक पहुंच सके, ये उस दिशा में एक यत्न है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों के जोश से, उनकी शक्ति से और कृषि विज्ञान केंद्रों में जो उन्होंने कार्य किया है, उसके तहत आईसीआर ने 2 हमारे कृषकों को सम्मानित किया। एक संजय कुमार जो सुंदरनगर से हैं और हरिमन शर्मा जो घुमारवी से हैं। इन्होंने जो नई दिशाएं हमारे कृषकों को, हमारे प्रदेश को और राष्ट्र को दिखाई हैं, उसके तहत इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने दिए हैं। इसके अलावा हमारे गद्दी समुदाय से जुड़े एक व्यक्ति श्री नंदूराम जी, जो कि यहीं पालमपुर के रहने वाले हैं और अपने पशुधन भेड़ बकरियों के साथ हमेशा यहाँ से चंद्रताल तक जाते हैं। उन्हें नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने अभी शीप एंड गोट कंजर्वेशन अवार्ड से नवाजा है। हमारे कृषक भी ये सफलता पा रहे हैं। हाल ही में हमारे रेड राइस का एक जो मूवमेंट, एक आंदोलन की तरह जिसको हमने शुरू किया और कई वर्षों से ये पहचान हमारे वैज्ञानिक बना रहे हैं, उस दिशा में अब हम इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि हमारे कृषकों को, उस समुदाय को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारे वैज्ञानिकों ने उसके लिए मेहनत की और उस क्षेत्र के लोगों को रेड राइस जीनोम सीनियर कम्युनिटी अवार्ड मिला 10 लाख रुपए का। इसी तरह से हमारे पास और कई ऐसे
कमोडिटीज हैं जिन्हें उजागर करने के लिए इस विश्वविद्यालय को ही दिशा दिखानी होगी। सभी वैज्ञानिकों को ही अपना सहयोग देना होगा और अपने अपने क्षेत्र में जीआई टैग की तरफ, जीरोम सेवियर अवार्ड की तरफ और अंत में विश्वविद्यालय को पुरस्कृत करने की ओर अग्रसर होना होगा। हमें अंत में अपने फार्मर के साथ कनेक्ट होना है, उसके साथ जुड़ना है। ये विश्वविद्यालय का ध्येय है। हमारे कृषि में, बागवानी में, पशुपालन में हम कैसे स्फूर्ति ला सकते हैं, कैसे मिनटों में वो कार्य कर सकते हैं जो कई महीनों में होता था। उस दिशा में विश्वविद्यालय क्या नई राहें अपने किसानों को दिखा सकता है, उसके लिए हमें प्रयत्न करने होंगे। हमने पिछली बार वादा किया था कि हम सीएस के तहत वैज्ञानिकों को प्रमोशन का द्वार खोलेंगे। वो द्वार खुल चुका है, उनकी सबकी प्रमोशन कर दी गई है। कुछ जो केस बचे हैं वो भी अभी लाइन में लगे हैं, धीरे धीरे उस प्रक्रिया से उनको भी कर दिया जाएगा। 32 नए वैज्ञानिक अभी आपने देखा दिसंबर माह में उनकी भर्ती हुई और उनकी नियुक्ति के साथ साथ उन सब ने 32 में से मुझे लगता है 30 ने ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा 25 नई पोस्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत और कृषि विज्ञान केंद्र के तहत बहुत जल्द हमें मिलने वाली हैं और उन्हें भी इसी वर्ष भर दिया जाएगा। इसके अलावा नॉन टीचिंग के लिए अभी जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो टेस्ट हुआ था उसके साथ कई फील्ड असिस्टेंट और दूसरी पोस्ट भी हैं, लगभग 80 पोस्ट हैं। इन 80 पोस्ट का रिजल्ट इसी माह निकाल दिया जाएगा। जो भी प्रमोशन चाहे टीचर की है, नॉन टीचर की है, पेंडिंग है, अभी तक मेरे पास कोई नॉन टीचर की कोई प्रमोशन पेंडिंग नहीं है। लगातार साथ ही साथ हम उनको जो है निकालते जा रहे हैं। हमारे पेंशनर्स, कई बार कई मुश्किलातें मैंने इस विश्वविद्यालय में पेंशनर्स की सुनी हैं, लेकिन भगवान की कृपा से, आप लोगों के सबकी दुआओं से और आपके सहयोग से, हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से और आशीर्वाद से कोई भी मुश्किलात हमें धन की अभी तक नहीं आई। पेंशनर्स का कोई भी कागज, कोई भी बिल हमारे पास अभी पेंडिंग नहीं है। हम उसे बहुत जल्द अगर कोई अपडेट करने वाले हैं ताकि जो माह चल रहा हो उसी माह की जो पेंडेंसी है वही हो, उससे पिछली पेंडेंसी कोई हमारे पास ना रहे। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक एचपी एक्सपर्ट ग्रुप स्थापित किया जिसमें प्रोफेसर रमेश चंद्र जी जो नीति आयोग के सदस्य हैं उन्हें चेयरमैन बनाया गया और विश्वविद्यालयों में मुझे इस कमेटी का मेंबर बनने का सौभाग्य आपकी दुआओं से प्राप्त हुआ। हमें एक कार्य दिया गया कि किसानों की आय कैसे दुगनी हो सकती है, कौन सी ऐसी धरातल पर ऐसी राहें हैं जो हम किसानों के लिए खोज सकते हैं और सही मायने में आय जो है दुगनी तिगनी वो होनी चाहिए। किस तरह से हमारे छोटे मझोले किसानों को नई राहें हम दिखाएं, चाहे वो मिश्रित खेती का काम हो, चाहे रासायनिक खेती का काम हो, प्राकृतिक खेती का काम हो या जैविक खेती का काम हो, किस दिशा में किसानों को आगे बढ़ना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट हमने 13 जनवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार को डिपॉजिट करा दिया है। उसी के तहत अगली स्कीम्स सामने आएंगी और कृषि, बागवानी, पशुपालन, होम साइंस और बेसिक साइंस में नई दिशाएं स्थापित होंगी। मैं चाहता हूं कि जब इतना कुछ विश्वविद्यालय में हो रहा है, जो मेरे मन में एक विश्वविद्यालय के प्रति एक श्रद्धा है, जो विश्वविद्यालय के प्रति एक ऐसा जुझारूपन है कि इस विश्वविद्यालय को किस तरह से विश्व का विश्वविद्यालय बनाएं,
तो मेरी आशा आपसे भी है कि कम से कम जब भी एक पत्र वाइस चांसलर ऑफिस से या रजिस्ट्रार से निकलता है, उसका क्विक रिस्पांस वापस उसी दिशा में पहुंचना चाहिए। वही शक्ति से आप भी हमारे साथ दें। आप देखिए फिर आगे आगे होता है क्या। हमने ई ऑफिस स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाए थे। 1 वर्ष हमें इस कार्य को करते हुए हुआ। इस 1 वर्ष में अभी हम कामयाबी हमें प्राप्त हुई है और बहुत जल्द हम सभी मुख्य दफ्तरों को ई ऑफिस बनाएंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि फाइल जो है वो कहाँ रुकी है और कितने दिन के लिए रोकी गई है। इसको चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए और एक्सेलरेट करने के लिए ई ऑफिस का आगाज बहुत जल्द हो जाएगा। मैं समझता हूं कि हमारे साइंसदान जो पीछे छूट गए हैं, जिन्होंने कोई ऐसी परियोजना अभी तक नहीं दी है या जिनके पास परियोजना नहीं है, वो बहुत जल्द अपनी नई परियोजनाएं, ल्यूक्रेटिव परियोजनाएं बनाएं और जो इसमें सक्षम हैं वो मेगा प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ें। हमें अपने अंदर प्रेम, सौहार्दता, सहनशीलता, इसकी डिग्री को बढ़ाना, क्योंकि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, हमेशा अपने कार्य में लगे रहते हैं। उनके पास नेगेटिविटी का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। एक पॉजिटिव धारा में हम बहें। इस विश्वविद्यालय के लिए, अपने प्रदेश के किसानों के लिए छोटा सा एक वक्त हर व्यक्ति के पास है। एक समय हर व्यक्ति को दिया जाता है। समय सीमा जिस दिन हमारी नियुक्ति होती है उसी दिन निर्धारित कर दिया जाता है। उन 20 से 30 वर्षों के अंदर आपने क्या खोया, क्या पाया, किस दिशा में आप चले, कैसे लोगों के साथ आप मिलते रहे, किस संवेदना के साथ आप कार्य करते रहे, किस सहनशीलता के साथ आप विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनना ये बहुत महत्वपूर्ण है, मगर साथ में एक सहनशील और उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनना ये उससे भी महत्वपूर्ण है। हमें सहनशील होना भी बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिविटी के साथ मैं समझता हूं हर वैज्ञानिक, हर गैर शिक्षक कर्मचारी अपने अपने कर्तव्यों को समझते हुए 26 जनवरी के इस दिवस को, इसकी महत्ता को समझते हुए अपने राष्ट्र को समर्पित होते हुए, अपने उन लोगों को जिन्होंने इस देश को यहां तक पहुंचाया है उनको नमन करने के लिए अपने कर्तव्य निष्ठा, सौहार्दता, प्रेम और सहनशीलता का प्रदर्शन दें ताकि हमारा विश्वविद्यालय गगनचुंबी तक पहुंचे। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके इन महत्वपूर्ण एवं अनमोल विचारों का। ओके सर, मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। या